कोई आए। या जी वो आप लोगों ने आज रात निकलना था, बस इसीलिए आया हूं। हम कहीं नहीं जा रहे सागर, तुम जाओ यहाँ से। हुआ क्या है कि आज असलम साहब भी अचानक घर से निकल गए। गाड़ी भी आई भी है, दूसरे दरवाजे पर है सामान लेने। देखे मैंने बंदोबस्त कर लिया हर चीज का, आप लोग आराम से आज निकल सकते हैं, वरना वो मूसा। हम कहीं नहीं जा रहे सावर, हम यहीं रहेंगे। मेरी लड़ाई सिर्फ मूसा से नहीं है, मेरी लड़ाई अपनों से भी है। इंसान जब अपनों से लड़ते हैं ना, तो थक जाता है। मैं जानती हूँ कि हमारे ना जाने से तुम्हारा रास्ता भी तंग हो, तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ जाओगे। ये रास्ता सिर्फ हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी पिया जी, लेकिन मैं रास्ते पे नहीं अपनी मंजिल पे नजर रखता हूं। हम चाहो तो पलट सकते हैं। मैं जा अकेले लड़ूंगी। रावल ने कभी पलटना नहीं सीखा पिया जी। अब आपका जो भी फैसला हो, हालात जो भी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या खेल खेल रहे हो? प्रिया बहुत मासूम है, तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। मोहब्बत करने वाले खौफ ज़दा नहीं होते, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया से ये राज छुपा सकते हैं आप, अपने बेटे से कब तक छुपाएंगे दाऊद? ये उनका एहसास जुर्म की चुभन है जो उनको सारी जिंदगी चैन से जीने ना दिया। सेठ दाऊद इतना इंतजार नहीं करेगा। इसीलिए हमें हर बात की तैयारी करनी होगी। मिल्कियत तो वो मेरी ही है और मेरी मर्जी है कि मैं उसे बसाऊं या बर्बाद कर दूं। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। कांप रहा है, वो बार बार पलटकर सानुल की तरफ देखने की कोशिश करती है, मगर इस्लम उसे बाजू से पकड़कर कहता है, बेटा अगर तुम रखी तो सानुल की कुर्बानी जाय हो जाएगी। वो हमें बचाने के लिए जान हथेली पर रख चुका है। तीनों अंधेरे में भागते हैं तो पीछे से मूसी के आदमियों की टार्चों की रोशनी दरख्तों के दरमियान उन्हें तलाश करती हुई तेजी से करीब आती जाती है। इसी दौरान अचानक पिया का पांव फिसलता है और वो नीचे एक पथरीली ढलान पर गिर जाती है। इस्लम चीखकर नीचे कूदता है, मगर सानुल की तरफ से आती एक बुलंद गोली की आवाज उन्हें साकित कर देती है, जैसे उनका दिल वहीं रख गया हो। पिया आंखें बंद करके रोते हुए कहती है कि अगर सानुल को कुछ हुआ तो मैं कभी अपने आप को मुआफ नहीं करूंगी। इतने में कुछ कदमों की आवाजें मजीद करीब आने लगती हैं तो इस्लम पिया को सहारा देकर उठाता है और एक तंग से दरख्ती रास्ते की तरफ खींचता है। इधर दूसरी जानिब सानोल खून में लथपथ एक दरख्त के पीछे पनाह लिए खड़ा है, लेकिन उसकी सांसों में हिम्मत अभी बाकी है। वो अपने हाथ में पत्थर उठाकर किसी और समत फेंकता है ताकि मूसी के आदमियों का ध्यान बढ़ जाए और वो इस्लम और पया की तरफ न बढ़े। इधर मूसी अपने घर में बैठा बेकरारी से बार बार फोन पर चीखता है कि मुझे पया चाहिए जिंदा, और अगर सानूल ने उसे छिपाया है तो उसकी कब्र कहीं भी हो उसे खोद कर निकाल दो। उसकी आंखों में पागलपन भर चुका होता है।
इधर अलियार शहर से बाहर निकलकर पहाड़ी रास्तों पर प्यार की तलाश में भटकता है। उसके दिल में अजीब सा दर्द है, जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि प्या का सुकून इसके लिए कितना जरूरी है और शायद वो उससे नाराज हो, मगर अलियार उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान उसे लकड़ियों के जले हुए निशान और कदमों के निशानात दिखाई देते हैं। वो फौरन गाड़ी रोककर अंधेरे में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ इस्लम प्या को लेकर एक छोटे से खाली मकान में पनाह लेता है। प्या की सांसें बेतरतीब हैं, मगर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है कि सानुल जिंदा हो, बस जिंदा हो। सानुल इधर अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके एक पल के लिए दरख्त के पीछे से निकलता है और देखता है कि मूसी के 2 आदमी इस तरफ बढ़ रहे हैं जहां इस्लम और प्या छिपे हैं। वो फौरन एक पत्थर उठाकर दूसरी समत फेंकता है ताकि उनकी तोजा भटक जाए। इस दौरान उसके कुंधे से खून बह रहा है। वो दर्द से कांपता है, मगर हिम्मत नहीं हारता क्योंकि प्या की हिफाजत इसकी रगों में बहने वाली दूसरी जिंदगी बन चुकी है। जब रात मजीद गहरी हो जाती है और चारों तरफ धुंध फैलने लगती है तो अलियार इस मकाम तक पहुंच जाता है जहां से गोलियों की आवाज कुछ देर पहले सुनाई दी थी, और वहां पड़ा खून देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। उसे सानुल की शाल का टुकड़ा भी नजर आता है। वो फौरन समझ जाता है कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। इधर प्या खाली मकान की दीवार से लगकर बैठती है। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे। वो खुद से बार बार कह रही है कि सानुल, तुमने खुद को क्यों खतरे में डाला? मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी तुम मेरी हर तकलीफ अपने दिल पर ले लेते हो। इसी लम्हे बाहर कदमों की आहट आती है प्या, और इस्लम खौफ से एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि दरवाजे पर कौन है? दुश्मन या कोई ऐसा शख्स जो इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा? नाजरीन, कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, जहाँ मूसी का गुस्सा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि सानुल ही वो शख्स है जो बार बार उसके मंसूबों को नाकाम बना रहा है और प्या को उसकी पहुंच से दूर रख रहा है। इसीलिए वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अब की बार सानुल जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर दूसरी तरफ सानुल जख्मी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, बल्कि इस्लम और प्या को महफूज रखने के लिए पहाड़ी रास्ते से दूर एक और खुफिया जगह पर मुंतकिल करता है। मगर प्या के दिल में खौफ बढ़ रहा है क्योंकि उसे लग रहा है मूसी अब किसी भी हद तक जा सकता है। इस्लम मुसलसल पछतावे में डूबा हुआ है और कहता है, काश मैंने बचपन में वो जुल्म न किया होता, आज मेरी बेटी यूं खौफ के साए में न जी रही होती। प्या सानुल के हाथ पर पट्टी बांधते हुए कांपती आवाज में कहती है, तुम क्यों बार बार मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालते हो? सानुल खामोश होकर उसे देखता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वो जिंदगी जियो जिसकी तुम वाकई हकदार हो। मगर इतने में बाहर गाड़ियों के रखने की आवाज आती है। तीनों के होश उड़ जाते हैं। सानुल फौरन इशारा करता है कि रोशनी बंद कर दो, लेकिन देर हो चुकी होती है क्योंकि मूसी के आदमी टार्चें जलाकर चारों तरफ फैल चुके होते हैं। प्या के खौफ से हाथ कांपने लगते हैं और इस लम्हे सानुल फैसला करता है कि अब वो भागने के बजाय सामने आकर मुकाबला करेगा। वो इस्लम से कहता है, आप दोनों पछले दरवाजे से निकले में उन्हें दूसरी तरफ रोकूंगा। प्या चीख कर कहती है, सानुल तुम वापस नहीं आए तो मैं जीती कैसे रहूंगी? मगर सानुल उसकी तरफ पलटकर बस इतना कहता है, तुम जिंदा हो तो मेरा सब कुछ जिंदा है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके सामने मूसी खुद गुस्से से भरी आंखों के साथ खड़ा होता है और चीख कर कहता है, सानुल तुमने मुझसे प्या छीनी है और मैं उसकी कीमत तुम्हारी जान से लूंगा। सानुल जख्मी होने के बावजूद पूरा कद तान कर कहता है, प्या कोई चीज नहीं जो तुम जीत जाओ, वो इंसान है और तुम जैसे इंसानों से बहुत ऊपर है। दोनों के बीच लफ्जों और नफरत की आग जल ही रही होती है कि अचानक पीछे से अलियार वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा दोनों होते हैं। वो मूसी के सामने खड़ा होकर कहता है, अब ये सब खत्म होगा। अगर प्या को नुकसान पहुंचा तो तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख सकोगे। मूसी हैरान रह जाता है कि उसका अपना बेटा उसके मुकाबिल खड़ा है। इधर प्या भी छिपकर सब देख रही होती है और उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं क्योंकि अब फैसला कन वक्त आ चुका है। नाजरीन, अगले हिस्से में आप देखेंगे कि क्या सानुल मूसी से बच पाएगा या ये रात इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी। नाजरीन, कहानी अब अपने सबसे खौफनाक और फैसला कन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रात की गहरी खामोशी में मूसी, सानुल और अलियार आमने सामने खड़े हैं और प्या चंद कदम पीछे अंधेरे में छपी जहां बल्लभ होते हुए सब कुछ देख रही है। मूसी का गुस्सा अपनी आखिरी हदों को छू चुका है और वो चीख कर कहता है, अलियार तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो सिर्फ एक लड़की की वजह से। अलियार तड़प कर जवाब देता है, वो लड़की नहीं है अब्बू, वो इंसान है और आपने उसे हमेशा चीज समझकर खरीदा, बीचा और काबू में रखने की कोशिश की है। सानुल जख्मी मगर मजबूत खड़ा हुआ कहता है, मूसी तुमने प्या की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हर गंदा खेल रचा, मगर अब बस आज सच जीतेगा और जुल्म मरेगा। मूसी नफरत भरी नजरों से दोनों को देखकर अपनी जेब से पिस्तूल निकालता है और निशाना सीधा सानुल पर रखकर कहता है, तुम दोनों में से पहले एक मरेगा ताकि दूसरे को समझ आए कि मैं कौन हूं। प्या अंधेरे से चीख मारकर आगे भागती है, लेकिन सानुल हाथ उठाकर उसे
रुकने का इशारा देता है और एक कदम आगे बढ़कर कहता है, मूसी अगर किसी पर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ, क्योंकि मैं वो दीवार हूं जो प्यादा कभी तुम्हें पहुंचने नहीं देगी। मूसी गुस्से में काम कर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक कहीं से पुलिस के सायरन चीखने लगते हैं और चारों तरफ गाड़ियां रखने की आवाज गूंजती है। मूसी बौखला जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि अलियार ऊंची आवाज में कहता है, अब्बू मैंने खुद पुलिस को पूरा सबूत दे दिया है आपके खिलाफ। पिया, इस्लम और सानुल के केस बंद होने वाले नहीं। मूसी वहशी जानवर की तरह चीख कर अलियार पर बंदूक तान देता है, मगर उससे पहले कि वो ट्रिगर दबा सके सानुल झपट कर उसे धिका देता है और अंधेरे में गोली चलती है। चीख सुनकर पिया दौड़ती है, मगर मंजर देखकर पत्थर बन जाती है क्योंकि जमीन पर खून फैला हुआ है। पुलिस वाले मूसी को पकड़ लेते हैं और सानुल जमीन पर बैठा गहरी सांसें ले रहा है। पिया उसके पास घटने टेक कर रो पड़ती है और कांपती आवाज में कहती है, सानुल तुम ठीक हो ना? बस। सानुल हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। इधर अलियार खामोश खड़ा अपने बाप को हथकड़ियों में जाता देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो पिया की तरफ देख कर कहता है, पिया मुझे माफ करना, मैंने सच देर से देखा, मगर अब मैं तुम्हें हर दुख से बचाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। पिया कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखों में पहली बार अलियार के लिए हल्की सी नर्म रोशनी झलकने लगती है। नाजरीन, अगले हिस्से में आप देखेंगे कि गिरफ्तार मूसी की गिरफ्त मजबूत रहती है या उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरा हमेशा एक आखिरी वार जरूर करता है। आईबी सॉ का आगाज यूं होता है कि रात के सुनाटे में हया खिड़की के पास खड़ी मुसलसल बाहर अंधेरी गली को घूर रही होती है, जैसे किसी नामालूम खतरे को महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में खौफ, गुस्सा, बेबसी सब एक साथ सजे होते हैं। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से खुलता है और अहमद घबरा कर कमरे में दाखिल होता है। वो कहता है, हया तुम पूरी रात से सोई ही नहीं, क्या तुम अब भी इस बात से डरी हुई हो जो कल रात हुआ था? हया आहस्तगी से पलटती है और कहती है, अहमद तुम समझ नहीं रहे, ये सब आम नहीं है, किसी की नजरें मुझ पर मुसलसल हैं, कोई मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है। अहमद उसकी बात को तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज की कपकपाहट जाहिर कर देती है कि वो खुद भी इसी खौफ में मुब्तला है। इसी लम्हे बाहर सहन में हल्की सी आहट सुनाई देती है और दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। हया के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ जाती है और वो आहिस्ता कहती है, ये वही आवाज है जो कल रात भी आई थी। अहमद हाथ में टारिश लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन हया उसका बाजू पकड़कर कहती है, अकेले मत जाना, मुझे यकीन है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अहमद उसके डरे हुए चेहरे को देखकर नरमी से कहता है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ता है। टारिश की रोशनी दीवारों पर पड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ हुआ कि सर्द सरसराहट। मगर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके पैरों के नीचे से कोई चीज सरकती है। वो झुककर देखता है तो एक छोटा सा कागज लपटा हुआ पड़ा होता है, जैसे जानबूझकर फेंका गया हो। अहमद उस कागज को उठाकर खोलता है और उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं, क्योंकि उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, तुम जितना भी छिप लो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अहमद फौरन अंदर जाता है। हया कागज देखकर कांप जाती है और कहती है, मैंने कहा था अहमद ये कोई खेल नहीं है, कोई हमें टारगेट कर रहा है। अहमद गहरी सांस लेता है और कहता है, हया अब हमें किसी बड़े कदम की जरूरत है, ये सब उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक हम असल बात तक नहीं पहुंच जाते। हया परेशानी से पूछती है, कौन हो सकता है जो हमें इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है? अहमद चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर मध्यम आवाज में कहता है, शायद ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब मैंने वो पुराना केस दोबारा खोला। शायद कोई नहीं चाहता कि वो हकीकत दुनिया के सामने आए। हया हैरानी से कहती है, क्या तुम समझते हो कि ये सब उस केस की वजह से हो रहा है? अहमद सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, और मुझे लगता है कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। हमें फौरी जगह बदलनी होगी। लेकिन जैसे ही वो सामान समेटने का फैसला करते हैं, अचानक पूरे घर की लाइट एक धमाके के साथ बंद हो जाती है। हया चीख पड़ती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। बाहर से किसी के चलने की आवाजें तेज होती जाती हैं, जैसे कोई जानबूझकर खौफ फैला रहा हो। अहमद हया को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, हया डरो नहीं, मैं हूं यहां। लेकिन उसकी आवाजें पिया और इस्लम के कानों में मुसलसल हथौड़े की तरह पड़ रही होती हैं। पिया का दिल सीने में कांप रहा है। वो बार बार पलटकर सानुल की तरफ देखने की कोशिश करती है, मगर इस्लम उसे बाजू से पकड़कर कहता है, बेटा अगर तुम रखी तो सानुल की कुर्बानी जाय हो जाएगी। वो हमें बचाने के लिए जान हथेली पर रख चुका है। तीनों अंधेरे में भागते हैं तो पीछे से मूसी के आदमियों की टार्चों की रोशनी दरख्तों के दरमियान उन्हें तलाश करती हुई तेजी से करीब आती जाती है। इसी दौरान अचानक पिया का पांव फिसलता है और वो नीचे एक पथरीली ढलान पर गिर जाती है। इस्लम चीखकर नीचे कूदता है, मगर सानुल की तरफ से आती एक बुलंद गोली की आवाज उन्हें साकित कर देती है, जैसे उनका दिल वहीं रख गया हो। पिया आंखें बंद करके रोते हुए कहती है कि अगर सानुल को कुछ हुआ तो मैं कभी अपने आप को मुआफ नहीं करूंगी। इतने में कुछ कदमों की आवाजें मजीद करीब आने लगती हैं तो इस्लम
पिया को सहारा देकर उठाता है और एक तंग से दरख्ती रास्ते की तरफ खींचता है। इधर दूसरी जानिब सानोल खून में लथपथ एक दरख्त के पीछे पनाह लिए खड़ा है, लेकिन उसकी सांसों में हिम्मत अभी बाकी है। वो अपने हाथ में पत्थर उठाकर किसी और समत फेंकता है ताकि मूसी के आदमियों का ध्यान बढ़ जाए और वो इस्लम और पया की तरफ न बढ़े। इधर मूसी अपने घर में बैठा बेकरारी से बार बार फोन पर चीखता है कि मुझे पया चाहिए जिंदा, और अगर सानूल ने उसे छिपाया है तो उसकी कब्र कहीं भी हो उसे खोद कर निकाल दो। उसकी आंखों में पागलपन भर चुका होता है। इधर अलियार शहर से बाहर निकलकर पहाड़ी रास्तों पर प्या की तलाश में भटकता है। उसके दिल में अजीब सा दर्द है, जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि प्या का सुकून इसके लिए कितना जरूरी है, और शायद वो उससे नाराज हो, मगर अलियार उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान उसे लकड़ियों के जले हुए निशान और कदमों के निशानात दिखाई देते हैं। वो फौरन गाड़ी रोककर अंधेरे में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ इस्लम प्या को लेकर एक छोटे से खाली मकान में पनाह लेता है। पिया की सांसें बेतरतीब हैं, मगर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है कि सानूल जिंदा हो, बस जिंदा हो। सानूल इधर अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके एक पल के लिए दरख्त के पीछे से निकलता है और देखता है कि मूसी के दो आदमी इस तरफ बढ़ रहे हैं जहां इस्लम और प्या छिपे हैं। वो फौरन एक पत्थर उठाकर दूसरी समत फेंकता है ताकि उनकी तोजा भटक जाए। इस दौरान उसके कुंधे से खून बह रहा है। वो दर्द से कांपता है, मगर हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि प्या की हिफाजत इसकी रगों में बहने वाली दूसरी जिंदगी बन चुकी है। जब रात मजीद गहरी हो जाती है और चारों तरफ धुंध फैलने लगती है तो अलियार इस मकाम तक पहुंच जाता है जहां से गोलियों की आवाज कुछ देर पहले सुनाई दी थी, और वहां पड़ा खून देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। उसे सानूल की शाल का टुकड़ा भी नजर आता है। वो फौरन समझ जाता है कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। इधर पया खाली मकान की दीवार से लगकर बैठती है। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे। वो खुद से बार बार कह रही है कि सानोल, तुमने खुद को क्यों खतरे में डाला? मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी तुम मेरी हर तकलीफ अपने दिल पर ले लेते हो। इसी लम्हे बाहर कदमों की आहट आती है पया और इस्लम खौफ से एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि दरवाजे पर कौन है? दुश्मन या कोई ऐसा शख्स जो इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा? नाजरीन, कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा यहाँ से शुरू होता है जहां मूसी का गुस्सा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि सानूल ही वो शख्स है जो बार बार उसके मंसूबों को नाकाम बना रहा है और प्या को उसकी पहुंच से दूर रख रहा है। इसीलिए वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अब की बार सानूल जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर दूसरी तरफ सानूल जख्मी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, बल्कि इस्लम और पया को महफूज रखने के लिए पहाड़ी रास्ते से दूर एक और खुफिया जगह पर मुंतकिल करता है। मगर पया के दिल में खौफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है मूसी अब किसी भी हद तक जा सकता है। इस्लम मुसलसल पछतावे में डूबा हुआ है और कहता है, काश मैंने बचपन में वो जुल्म न किया होता, आज मेरी बेटी यूं खौफ के साए में न जी रही होती। पिया सानूल के हाथ पर पट्टी बांधते हुए कांपती आवाज में कहती है, तुम क्यों बार बार मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालते हो? सानूल खामोश होकर उसे देखता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वो जिंदगी जियो जिसकी तुम वाकई हकदार हो। मगर इतने में बाहर गाड़ियों के रखने की आवाज आती है। तीनों के होश उड़ जाते हैं। सानूल फौरन इशारा करता है कि रोशनी बंद कर दो, लेकिन देर हो चुकी होती है, क्योंकि मूसी के आदमी टार्चें जलाकर चारों तरफ फैल चुके होते हैं। पिया के खौफ से हाथ कांपने लगते हैं और इस लम्हे सानूल फैसला करता है कि अब वो भागने के बजाय सामने आकर मुकाबला करेगा। वो इस्लम से कहता है, आप दोनों पछले दरवाजे से निकले, में उन्हें दूसरी तरफ रोकूंगा। पिया चीख कर कहती है, सानूल तुम वापस नहीं आए तो मैं जीती कैसे रहूंगी? मगर सानूल उसकी तरफ पलटकर बस इतना कहता है, तुम जिंदा हो तो मेरा सब कुछ जिंदा है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके सामने मूसी खुद गुस्से से भरी आंखों के साथ खड़ा होता है और चीख कर कहता है, सानूल तुमने मुझसे प्या छीनी है और मैं उसकी कीमत तुम्हारी जान से लूंगा। सानूल जख्मी होने के बावजूद पूरा कद तान कर कहता है, प्या कोई चीज नहीं जो तुम जीत जाओ, वो इंसान है और तुम जैसे इंसानों से बहुत ऊपर है। दोनों के बीच लफ्जों और नफरत की आग जल ही रही होती है कि अचानक पीछे से अलियार वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा दोनों होते हैं। वो मूसी के सामने खड़ा होकर कहता है, अब ये सब खत्म होगा। अगर प्या को नुकसान पहुंचा तो तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख सकोगे। मूसी हैरान रह जाता है कि उसका अपना बेटा उसके मुकाबिल खड़ा है। इधर पया भी छिपकर सब देख रही होती है और उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अब फैसला कन वक्त आ चुका है। नाजरीन, अगले हिस्से में आप देखेंगे कि क्या सानूल मूसी से बच पाएगा या ये रात इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी। नाजरीन, कहानी अब अपने सबसे खौफनाक और फैसला कन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रात की गहरी खामोशी में मूसी, सानूल और अलियार आमने सामने खड़े हैं और प्या चंद कदम पीछे अंधेरे में छपी जा बलब होते हुए सब कुछ देख रही है। मूसी का गुस्सा अपनी आखिरी हदों को छू चुका है और वो चीख कर कहता है, अलियार तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो सिर्फ एक लड़की की वजह से। अलियार तड़प कर जवाब देता है,
वो लड़की नहीं है अब्बू, वो इंसान है और आपने उसे हमेशा चीज समझकर खरीदा, बीचा और काबू में रखने की कोशिश की है। सानुअल जख्मी मगर मजबूत खड़ा हुआ कहता है, मूसी तुमने प्या की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हर गंदा खेल रचा, मगर अब बस आज सच जीतेगा और जुल्म मरेगा। मूसी नफरत भरी नजरों से दोनों को देखकर अपनी जेब से पिस्तूल निकालता है और निशाना सीधा सानुल पर रखकर कहता है, तुम दोनों में से पहले एक मरेगा ताकि दूसरे को समझ आए कि मैं कौन हूं। प्रिया अंधेरे से चीख मारकर आगे भागती है, लेकिन सानुल हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा देता है और एक कदम आगे बढ़कर कहता है, मूसी अगर किसी पर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ, क्योंकि मैं वो दीवार हूं जो प्यादा कभी तुम्हें पहुंचने नहीं देगी। मूसी गुस्से में काम का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक कहीं से पुलिस के सायरन चीखने लगते हैं और चारों तरफ गाड़ियां रखने की आवाज गूंजती है। मूसी बौखला जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि अलियार ऊंची आवाज में कहता है, अब्बू मैंने खुद पुलिस को पूरा सबूत दे दिया है आपके खिलाफ। पिया, इस्लम और सानुल के केस बंद होने वाले नहीं। मूसी वैशी जानवर की तरह चीख कर अलियार पर बंदूक तान देता है, मगर उससे पहले कि वो ट्रिगर दबा सके सानुल झपट कर उसे धिका देता है और अंधेरे में गोली चलती है। चीख सुनकर पिया दौड़ती है, मगर मंजर देखकर पत्थर बन जाती है क्योंकि जमीन पर खून फैला हुआ है। पुलिस वाले मूसी को पकड़ लेते हैं और सानुल जमीन पर बैठा गहरी सांसें ले रहा है। पिया उसके पास घटने टेक कर रो पड़ती है और कांपती आवाज में कहती है, सानुल तुम ठीक हो ना? बच। सानुल हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। इधर अलियार खामोश खड़ा अपने बाप को हथकड़ियों में जाता देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो प्या की तरफ देख कर कहता है, प्या मुझे माफ करना, मैंने सच देर से देखा, मगर अब मैं तुम्हें हर दुख से बचाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। प्या कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखों में पहली बार अलियार के लिए हल्की सी नर्म रोशनी झलकने लगती है। नाजरीन, अगले हिस्से में आप देखेंगे कि गिरफ्तार मूसी की गिरफ्त मजबूत रहती है या उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरा हमेशा एक आखिरी वार जरूर करता है। एपिसोड का आगाज यूं होता है कि रात के सुनाटे में हया खिड़की के पास खड़ी मुसलसल बाहर अंधेरी गली को घूर रही होती है, जैसे किसी नामालूम खतरे को महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में खौफ, गुस्सा, बेबसी सब एक साथ सजे होते हैं। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से खुलता है और अहमद घबराकर कमरे में दाखिल होता है। वो कहता है, हया तुम पूरी रात से सोई ही नहीं, क्या तुम अब भी इस बात से डरी हुई हो जो कल रात हुआ था? हया आहस्तगी से पलटती है और कहती है, अहमद तुम समझ नहीं रहे, ये सब आम नहीं है, किसी की नजरें मुझ पर मुसलसल हैं, कोई मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है। अहमद उसकी बात को तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज की कपकपाहट जाहिर कर देती है कि वो खुद भी इसी खौफ में मुब्तला है। इसी लम्हे बाहर सहन में हल्की सी आहट सुनाई देती है और दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। हया के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ जाती है और वो आहिस्ता कहती है, ये वही आवाज है जो कल रात भी आई थी। अहमद हाथ में टारिच लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन हया उसका बाजू पकड़कर कहती है, अकेले मत जाना, मुझे यकीन है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अहमद उसके डरे हुए चेहरे को देखकर नरमी से कहता है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ता है। टारिच की रोशनी दीवारों पर पड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ हुआ की सर्द सरसराहट। मगर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके पैरों के नीचे से कोई चीज सरकती है। वो झुककर देखता है तो एक छोटा सा कागज लपटा हुआ पड़ा होता है, जैसे जानबूझकर फेंका गया हो। अहमद उस कागज को उठाकर खोलता है और उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, तुम जितना भी छिप लो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अहमद फौरन अंदर जाता है। हया कागज देखकर कांप जाती है और कहती है, मैंने कहा था अहमद ये कोई खेल नहीं है, कोई हमें टारगेट कर रहा है। अहमद गहरी सांस लेता है और कहता है, हया अब हमें किसी बड़े कदम की जरूरत है, ये सब उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक हम असल बात तक नहीं पहुंच जाते। हया परेशानी से पूछती है, कौन हो सकता है जो हमें इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है? अहमद चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर मध्यम आवाज में कहता है, शायद ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब मैंने वो पुराना केस दोबारा खोला। शायद कोई नहीं चाहता कि वो हकीकत दुनिया के सामने आए। हया हैरानी से कहती है, क्या तुम समझते हो कि ये सब उस केस की वजह से हो रहा है? अहमद सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, और मुझे लगता है कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, हमें फौरी जगह बदलनी होगी। लेकिन जैसे ही वो सामान समेटने का फैसला करते हैं, अचानक पूरे घर की लाइट एक धमाके के साथ बंद हो जाती है। हया चीख पड़ती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। बाहर से किसी के चलने की आवाजें तेज होती जाती हैं, जैसे कोई जानबूझकर खौफ फैला रहा हो। अहमद हया को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, हया डरो नहीं, मैं हूं यहाँ। लेकिन उसकी आवाजें पिया और इस्लम के कानों में मुसलसल हथौड़े की तरह पड़ रही होती हैं। पिया का दिल सीने में कांप रहा है। वो बार बार पलटकर सानुल की तरफ देखने की कोशिश करती है, मगर इस्लम उसे बाजू से पकड़कर कहता है, बेटा अगर तुम रखी तो सानुल की कुर्बानी जाय हो जाएगी।
वो हमें बचाने के लिए जान हथेली पर रख चुका है। तीनों अंधेरे में भागते हैं तो पीछे से मूसी के आदमियों की टार्चों की रोशनी दरख्तों के दरमियान उन्हें तलाश करती हुई तेजी से करीब आती जाती है। इसी दौरान अचानक पिया का पांव फिसलता है और वो नीचे एक पथरीली ढलान पर गिर जाती है। इस्लम चीख कर नीचे कूदता है, मगर सानूल की तरफ से आती एक बुलंद गोली की आवाज उन्हें साकित कर देती है, जैसे उनका दिल वहीं रख गया हो। पिया आंखें बंद करके रोते हुए कहती है कि अगर सानूल को कुछ हुआ तो मैं कभी अपने आप को मुआफ नहीं करूंगी। इतने में कुछ कदमों की आवाजें मजीद करीब आने लगती हैं तो इस्लम पिया को सहारा देकर उठाता है और एक तंग से दरख्ती रास्ते की तरफ खींचता है। इधर दूसरी जानिब सानोल खून में लथपथ एक दरख्त के पीछे पनाह लिए खड़ा है, लेकिन उसकी सांसों में हिम्मत अभी बाकी है। वो अपने हाथ में पत्थर उठाकर किसी और समत फेंकता है ताकि मूसी के आदमियों का ध्यान बढ़ जाए और वो इस्लम और पया की तरफ न बढ़े। इधर मूसी अपने घर में बैठा बेकरारी से बार बार फोन पर चीखता है कि मुझे पया चाहिए जिंदा, और अगर सानूल ने उसे छिपाया है तो उसकी कब्र कहीं भी हो उसे खोद कर निकाल दो। उसकी आंखों में पागलपन भर चुका होता है। इधर अलियार शहर से बाहर निकलकर पहाड़ी रास्तों पर प्या की तलाश में भटकता है। उसके दिल में अजीब सा दर्द है, जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि प्या का सुकून इसके लिए कितना जरूरी है, और शायद वो उससे नाराज हो, मगर अलियार उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान उसे लकड़ियों के जले हुए निशान और कदमों के निशानात दिखाई देते हैं। वो फौरन गाड़ी रोककर अंधेरे में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ इस्लम प्या को लेकर एक छोटे से खाली मकान में पनाह लेता है। पिया की सांसें बेतरतीब हैं, मगर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है कि सानूल जिंदा हो, बस जिंदा हो। सानूल इधर अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके एक पल के लिए दरख्त के पीछे से निकलता है और देखता है कि मूसी के दो आदमी उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां इस्लम और प्या छिपे हैं। वो फौरन एक पत्थर उठाकर दूसरी समत फेंकता है ताकि उनकी तोजा भटक जाए। इस दौरान उसके कुंधे से खून बह रहा है। वो दर्द से कांपता है, मगर हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि प्या की हिफाजत इसकी रगों में बहने वाली दूसरी जिंदगी बन चुकी है। जब रात मजीद गहरी हो जाती है और चारों तरफ धुंध फैलने लगती है तो अलियार इस मकाम तक पहुंच जाता है जहां से गोलियों की आवाज कुछ देर पहले सुनाई दी थी, और वहां पड़ा खून देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। उसे सानूल की शाल का टुकड़ा भी नजर आता है। वो फौरन समझ जाता है कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। इधर पया खाली मकान की दीवार से लगकर बैठती है। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे। वो खुद से बार बार कह रही है कि सानोल, तुमने खुद को क्यों खतरे में डाला? मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी तुम मेरी हर तकलीफ अपने दिल पर ले लेते हो। इसी लम्हे बाहर कदमों की आहट आती है पया और इस्लम खौफ से एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि दरवाजे पर कौन है? दुश्मन या कोई ऐसा शख्स जो इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा? नाजरीन, कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, जहाँ मूसी का गुस्सा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि सानूल ही वो शख्स है जो बार बार उसके मंसूबों को नाकाम बना रहा है और पिया को उसकी पहुंच से दूर रख रहा है। इसीलिए वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अब की बार सानूल जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर दूसरी तरफ सानूल जख्मी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, बल्कि इस्लम और पया को महफूज रखने के लिए पहाड़ी रास्ते से दूर एक और खुफिया जगह पर मुंतकिल करता है। मगर पया के दिल में खौफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है मूसी अब किसी भी हद तक जा सकता है। इस्लम मुसलसल पछतावे में डूबा हुआ है और कहता है, काश मैंने बचपन में वो जुल्म न किया होता, आज मेरी बेटी यूं खौफ के साए में न जी रही होती। पिया सानूल के हाथ पर पट्टी बांधते हुए कांपती आवाज में कहती है, तुम क्यों बार बार मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालते हो? सानूल खामोश होकर उसे देखता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वो जिंदगी जियो जिसकी तुम वाकई हकदार हो। मगर इतने में बाहर गाड़ियों के रखने की आवाज आती है। तीनों के होश उड़ जाते हैं। सानूल फौरन इशारा करता है कि रोशनी बंद कर दो, लेकिन देर हो चुकी होती है, क्योंकि मूसी के आदमी टार्चें जलाकर चारों तरफ फैल चुके होते हैं। पिया के खौफ से हाथ कांपने लगते हैं और इस लम्हे सानूल फैसला करता है कि अब वो भागने के बजाय सामने आकर मुकाबला करेगा। वो इस्लम से कहता है, आप दोनों पछले दरवाजे से निकले, मैं उन्हें दूसरी तरफ रोकूंगा। पिया चीख कर कहती है, सानूल तुम वापस नहीं आए तो मैं जीती कैसे रहूंगी? मगर सानूल उसकी तरफ पलटकर बस इतना कहता है, तुम जिंदा हो तो मेरा सब कुछ जिंदा है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके सामने मूसी खुद गुस्से से भरी आंखों के साथ खड़ा होता है और चीख कर कहता है, सानूल तुमने मुझसे प्या छीनी है और मैं उसकी कीमत तुम्हारी जान से लूंगा। सानूल जख्मी होने के बावजूद पूरा कद तान कर कहता है, प्या कोई चीज नहीं जो तुम जीत जाओ, वो इंसान है और तुम जैसे इंसानों से बहुत ऊपर है। दोनों के बीच लफ्जों और नफरत की आग जल ही रही होती है कि अचानक पीछे से अलियार वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा दोनों होते हैं। वो मूसी के सामने खड़ा होकर कहता है, अब बस अब ये सब खत्म होगा। अगर प्या को नुकसान पहुंचा तो तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख सकोगे। मूसी हैरान रह जाता है कि उसका अपना बेटा उसके मुकाबिल खड़ा है।
इधर पया भी छिपकर सब देख रही होती है और उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं क्योंकि अब फैसला कन वक्त आ चुका है। नाजरीन, अगले हिस्से में आप देखेंगे कि क्या सानूल मूसी से बच पाएगा या ये रात इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी। नाजरीन, कहानी अब अपने सबसे खौफनाक और फैसला कन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रात की गहरी खामोशी में मूसी, सानूल और अलियार आमने सामने खड़े हैं और प्या चंद कदम पीछे अंधेरे में छपी जहां बल्ब होते हुए सब कुछ देख रही है। मूसी का गुस्सा अपनी आखिरी हदों को छू चुका है और वो चीख कर कहता है, अलियार तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो सिर्फ एक लड़की की वजह से। अलियार तड़प कर जवाब देता है, वो लड़की नहीं है अब्बू, वो इंसान है और आपने उसे हमेशा चीज समझकर खरीदा, बीचा और काबू में रखने की कोशिश की है। सानूल जख्मी मगर मजबूत खड़ा हुआ कहता है, मूसी तुमने प्या की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हर गंदा खेल रचा, मगर अब बस आज सच जीतेगा और जुल्म मरेगा। मूसी नफरत भरी नजरों से दोनों को देखकर अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और निशाना सीधा सानूल पर रखकर कहता है, तुम दोनों में से पहले एक मरेगा ताकि दूसरे को समझ आए कि मैं कौन हूं। प्या अंधेरे से चीख मारकर आगे भागती है, लेकिन सानूल हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा देता है और एक कदम आगे बढ़कर कहता है, मूसी अगर किसी पर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ क्योंकि मैं वो दीवार हूं जो प्या तक कभी तुम्हें पहुंचने नहीं देगी। मूसी गुस्से में कांप कर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक कहीं से पुलिस के सायरन चीखने लगते हैं और चारों तरफ गाड़ियां रखने की आवाज गूंजती है। मूसी बौखला जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि अलियार ऊंची आवाज में कहता है, अब्बू मैंने खुद पुलिस को पूरा सबूत दे दिया है आपके खिलाफ। पिया, इस्लम और सानूल के केस बंद होने वाले नहीं। मूसी वहशी जानवर की तरह चीख कर अलियार पर बंदूक तान देता है, मगर उससे पहले कि वो ट्रिगर दबा सके सानूल झपट कर उसे धिका देता है और अंधेरे में गोली चलती है। चीख सुनकर पिया दौड़ती है, मगर मंजर देखकर पत्थर बन जाती है क्योंकि जमीन पर खून फैला हुआ है। पुलिस वाले मूसी को पकड़ लेते हैं और सानूल जमीन पर बैठा गहरी सांसें ले रहा है। पिया उसके पास घटने टेक कर रो पड़ती है और कांपती आवाज में कहती है, सानूल तुम ठीक हो ना? बश। सानूल हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। इधर अलियार खामोश खड़ा अपने बाप को हथकड़ियों में जाता देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो प्या की तरफ देख कर कहता है, प्या मुझे माफ करना, मैंने सच देर से देखा, मगर अब मैं तुम्हें हर दुख से बचाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। प्या कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखों में पहली बार अलियार के लिए हल्की सी नर्म रोशनी झलकने लगती है। नाजरीन, अगले हिस्से में आप देखेंगे कि गिरफ्तार मूसी की गिरफ्त मजबूत रहती है या उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरा हमेशा एक आखिरी वार जरूर करता है। एपिसोड का आगाज यूं होता है कि रात के सुनाटे में हया खिड़की के पास खड़ी मुसलसल बाहर अंधेरी गली को घूर रही होती है, जैसे किसी नामालूम खतरे को महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में खौफ, गुस्सा, बेबसी सब एक साथ सजे होते हैं। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से खुलता है और अहमद घबरा कर कमरे में दाखिल होता है। वो कहता है, हया तुम पूरी रात से सोई ही नहीं, क्या तुम अब भी इस बात से डरी हुई हो जो कल रात हुआ था? हया आहस्तगी से पलटती है और कहती है, अहमद तुम समझ नहीं रहे, ये सब आम नहीं है, किसी की नजरें मुझ पर मुसलसल हैं, कोई मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है। अहमद उसकी बात को तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज की कपकपाहट जाहिर कर देती है कि वो खुद भी इसी खौफ में मुब्तला है। इसी लम्हे बाहर सहन में हल्की सी आहट सुनाई देती है और दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। हया के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ जाती है और वो आहिस्ता कहती है, ये वही आवाज है जो कल रात भी आई थी। अहमद हाथ में टारिच लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन हया उसका बाजू पकड़कर कहती है, अकेले मत जाना, मुझे यकीन है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अहमद उसके डरे हुए चेहरे को देखकर नरमी से कहता है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ता है। टारिच की रोशनी दीवारों पर पड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ हुआ की सर्द सरसराहट। मगर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके पैरों के नीचे से कोई चीज सरकती है। वो झुककर देखता है तो एक छोटा सा कागज लपटा हुआ पड़ा होता है, जैसे जानबूझकर फेंका गया हो। अहमद उस कागज को उठाकर खोलता है और उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, तुम जितना भी चिपलो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अहमद फौरन अंदर जाता है। हया कागज देखकर कांप जाती है और कहती है, मैंने कहा था अहमद, ये कोई खेल नहीं है, कोई हमें टारगेट कर रहा है। अहमद गहरी सांस लेता है और कहता है, हया अब हमें किसी बड़े कदम की जरूरत है, ये सब उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक हम असल बात तक नहीं पहुंच जाते। हया परेशानी से पूछती है, कौन हो सकता है जो हमें इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है? अहमद चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर मध्यम आवाज में कहता है, शायद ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब मैंने वो पुराना केस दोबारा खोला। शायद कोई नहीं चाहता कि वो हकीकत